हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वित्तीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ाया जाता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी वस्तुएं हमें प्राकृतिक रूप से, जो भी संसाधन हमें प्राकृतिक रूप से सीधे प्राप्त होते हैं, उनका रूप बदलकर हम उन्हें मूल्यवान बना देते हैं, वही द्वितीय क्रियाकलाप कहलाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे ये कॉटन है। जब हम कॉटन मार्केट से खरीदते हैं तो इसकी कीमत बहुत कम होती है, लेकिन जब किसी इंडस्ट्री में जाकर ये धागे में परिवर्तित हो जाती है तो इसका मूल्य थोड़ा सा बढ़ जाता है। परंतु जब इससे कपड़े बन जाते हैं, कपड़ों का निर्माण हो जाता है, तो इसका मूल्य बहुत अधिक हो जाता है। तो इस तरह से द्वितीय क्रियाकलाप में अब हम देखेंगे विनिर्माण क्या होता है। विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है। कोई भी वस्तु जो हमें प्राकृतिक रूप से मिली थी, उसका रूप परिवर्तित करके नया उत्पादन किया गया है, वही विनिर्माण कहलाता है। इसमें चाहे हस्तशिल्प का कार्य हो, लोहा व इस्पात की गणना, प्लास्टिक के खिलौने, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं आंतरिक श्यान इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादनों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अगर विनिर्माण से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर में आएगा कि विनिर्माण से क्या आशय है। यह 30 शब्दों में भी आ सकता है, तो हम ये पूरा आंसर लिखेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा कि विनिर्माण में कौन कौन से उद्योग आते हैं। इस तरह से इसमें ये आ सकता है। चलिए विनिर्माण को हम एक बार और समझ लेते हैं। जैसे ये लोहे की चट्टान है, जब तक ये पृथ्वी के अंदर रहती है तब तक ये इसका कोई मूल्य नहीं होता है। ठीक है, जब लोहे को पिघलाया जाता है, पिघलाकर उससे धातुओं का या किसी भी चीज का निर्माण कर दिया जाता है, तब लोहे की बहुत अधिक वैल्यू हो जाती है। जैसे सामने लोहे का गेट हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, लोहे की चट्टान की अगर हम कीमत देखें तो बहुत कम होगी, लेकिन अगर हम लोहे के गेट की कीमत देखेंगे तो ये 50, 60 या 70, 80 हजार या 4-5 लाख तक भी चली जाती है। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं विनिर्माण की सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। शक्ति का उपयोग। विनिर्माण के लिए विद्युत की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि उद्योग जो है वो उद्योग जो है शक्ति के साधनों से ही चलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, कोयला है, जल विद्युत आदि। एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन। कोई भी फैक्ट्री है वो एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग में लोहा और इस्पात से संबंधित सामान बनता है, और अगर हम शक्कर के कारखाने की बात करें तो उसमें शुगर ही बनेगा, शक्कर ही बनेगा। कारखाने में विशिष्ट श्रमिक जो मानव वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इन कारखानों में जो श्रमिक होते हैं वो स्पेशलिस्ट रहते हैं उसी वस्तु के लिए जिसका उस कारखाने में निर्माण हो रहा है। चलिए इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि विनिर्माण की विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन 30 शब्दों में हमारे लिए आ सकता है। अब चलिए अब हम देखते हैं कि कौशल का विशिष्टीकरण। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। ये क्वेश्चन आ सकता है 40 शब्दों में। पूछा जा सकता है कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं लिखिए। चलिए तो विशेषताएं, पहली कौशल का विशिष्टीकरण, उत्पादन की विधियां। इसमें हम देखेंगे कि सिल्क तरीके से कारखानों में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है, जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है, अतः इसकी लागत अधिक होती है। अगर हम देखें तो सिल्क जो है वो जो इमेज में हमें चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें कीड़ा है जो कि शहतूत के पत्ते खाता है। इस कीड़े से बनते हैं। इनको बॉईल करने के बाद इनमें से बहुत सारा धागा निकलता है, रेशा निकलता है, उसी से सिल्क का निर्माण होता है। तो ये विशेष ऑर्डर के थ्रू ही बनाए जाएंगे। अगर अननेसेसरी इसका निर्माण किया जाएगा सिल्क के कपड़े का, तो यह बेकार चला जाएगा। इसमें बहुत मेहनत लगती है। उसके बाद है यंत्रीकरण। सेकंड पॉइंट, यंत्रीकरण से तात्पर्य किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। स्वचालित यंत्रीकरण विकसित अवस्था है।
कभी भी कोई भी उद्योग चालू करेंगे तो उसके लिए मशीनरी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो हम रेशम के कीड़े से रेशम का निर्माण कर रहे हैं, तो रेशम का धागा निकालने के लिए फिर हमें मशीन की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन आएगा कि यंत्रीकरण किसे कहते हैं। ये आपका 30 शब्दों का क्वेश्चन हो सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। प्रौद्योगिकी नवाचार। प्रौद्योगिकी नवाचार एवं विकास मान युक्तियों के द्वारा निर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के अवसरों का निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने के विरुद्ध संघर्ष करने का महत्वपूर्ण पहलू है। इससे तात्पर्य है कि जैसे नदी है, अगर आप नदी में किसी तरह का कचरा बहा रहे हैं उद्योगों से, तो पहले उसको प्रौद्योगिकी के द्वारा सही किया जाना चाहिए। कि ये जैसे पानी आ रहा है और पानी में ये बहुत सारे ये आपको बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जब आप इस पानी को नदी में मिलाएंगे तो नदी में मिलाने से पहले इसको शुद्ध और साफ करके नदी में मिलाया जाएगा। यही होता है प्रौद्योगिकी नवाचार। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रौद्योगिकी नवाचार किसे कहते हैं। ये 30 शब्दों में आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। सबसे पहला है बाजार की अभिगम्यता। उद्योग की स्थापना में सबसे पहले प्रमुख कारण उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए बाजार का होना है। बाजार से तात्पर्य है कि तैयार वस्तुओं की मांग, ठीक है, एवं वहां निवासियों की खरीदने की क्षमता से निर्भर करता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है कि जब तक बाजार में डिमांड नहीं होगी किसी वस्तु की, तब तक उसकी पूर्ति करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह जो उत्पादन है वो फालतू का जाएगा, क्योंकि वो वस्तु बिकेगी ही नहीं। जैसे हम देख सकते हैं कि कपड़ों का व्यापार बहुत ज्यादा होता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे यूरोप हो, चाहे उत्तरी अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या कोई भी दुनिया का। तो जिस तरह का फैशन उस टाइम चल रहा है उस हिसाब से बाजार होना चाहिए। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां की बृहद वैश्विक बाजार है। चलिए अब हम पढ़ेंगे कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। किसी भी उद्योग को वहीं स्थापित किया जाता है जहां की कच्चा माल सस्ता और सरलता से परिवहन के द्वारा हमें आसानी से मिल सके। ऐसे पदार्थ जिनमें वजन घटने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के शोध स्थल के समीप स्थित होते हैं, जैसे चीनी, सीमेंट उद्योग। साथ ही खराब होने वाले वस्तुओं के कच्चे माल के आसपास ही स्थापित होते हैं। जो वस्तुएं जल्दी खराब हो जाती है, सड़ जाती है, उनका उद्योग कच्चे माल के आसपास ही होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लें गन्ने का उद्योग। देखिए गन्ने की जो फैक्ट्री है वो गन्ने की फसल के आसपास ही लगाई जाती है, क्योंकि गन्ना जो है वो जल्दी सड़ जाता है, उसको दूर तक लाने ले जाने में ही नुकसान हो जाएगा। इस वजह से गन्ना पाया जाता है, उसी के आसपास फैक्ट्री लगाई जाती है। चलिए अब है श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। उद्योग की अवस्थिति की श्रम एक प्रमुख कारक है। बढ़ते यंत्रीकरण, स्वचालन एवं औद्योगिक प्रक्रिया के लचीले उद्योगों ने श्रमिकों पर निर्भरता को कम जरूर किया है, फिर भी कुछ उद्योगों में श्रमिकों की कुशल आवश्यकता होती है। शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोत के समीप लगाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग। आजकल नए नए शक्ति का उत्पादन किया जा रहा है, जैसे कि जल विद्युत, साथ में ही सौर ऊर्जा। इन शक्ति के साधनों की सहायता से और इनके आसपास ही उद्योगों को लगाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में कि शक्ति के साधनों के समीप लगाए जाने वाले उद्योग कौन से हैं। तो इसमें आप 1 नंबर में आंसर दे सकते हैं
कि एल्यूमीनियम उद्योग शक्ति के साधनों के आसपास लगाए जाते हैं। परिवहन संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता, कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और परिष्कृत माल की सामग्री को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। देखिए, परिवहन एवं संचार के साधनों के बगैर हम किसी उद्योग की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चाहे आप आयात निर्यात करें तो आपको शिप की आवश्यकता होगी, ठीक है। वहीं पर ट्रकों की बहुत अत्यधिक आवश्यकता होती है, ट्रेन की भी। कई ऐसे उद्योग हैं जो एरोप्लेन के द्वारा भी जिनका आयात निर्यात किया जाता है। सरकारी नीति, संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट उद्योगों की स्थापना की जाती है। जब तक सरकार आपको परमिशन नहीं देगी तब तक उद्योग की स्थापना नहीं की जा सकती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्वच्छंद उद्योग की विशेषताएं। यह उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित किया जाता है। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिसके भार में कमी हो अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते हैं। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं। इनका उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः इन उद्योगों से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। यह उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ये थी स्वच्छंद उद्योग की विशेषताएं। और स्वच्छंद उद्योग पर एक टिप्पणी का क्वेश्चन भी हमारी बुक में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। विनिर्माण के आधार पर हम देखें तो उद्योग का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आते हैं आकार के आधार पर, ठीक है, आकार के आधार पर उद्योग, और दूसरे हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योग, और तीसरे हैं उत्पाद के आधार पर उद्योग, और चौथे हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योग, ठीक है। ये तो इनका नाम है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले आते हैं आकार के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण, ठीक है। आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पहले है घरेलू अथवा कुटीर उद्योग, दूसरे हैं लघु अथवा छोटे पैमाने के उद्योग, तीसरे हैं बृहद अथवा बड़े पैमाने के उद्योग, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे लघु उद्योग। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। निर्माण की 3 इकाइयां हैं, इनमें से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कुटीर उद्योग। ये क्वेश्चन भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो हमें आंसर देना है कुटीर उद्योग। यह निर्माण की मध्यम इकाई है। लघु उद्योग जो है वो निर्माण की मध्यम इकाई है, और बृहद उद्योग जो है वो निर्माण की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं। कुटीर उद्योग में शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं, यानी कि जैसे चटाई बनाना है या फिर झाड़ू बनाना है, यह जो कच्चा माल है वो आसपास से ही प्राप्त करते हैं। लघु उद्योग में स्थानीय कच्चे माल को दूरस्थ क्षेत्रों से मंगाया जाता है। लघु उद्योग में जो भी चीज बन रही है वो आसपास के क्षेत्रों से मंगाया जाता है, थोड़े दूर से, जबकि बृहद उद्योगों में दूरस्थ क्षेत्रों के साथ साथ माल को आयात भी कर लिया जाता है, यानी कि कहीं विदेशों से भी मंगाया जाता है जो हमारे देश में नहीं मिलता। उसके बाद हम देखते हैं कि लघु कुटीर उद्योग जो है वो परिवार के सदस्य मिलकर करते हैं। दूसरी तरफ लघु उद्योग अर्धकुशल श्रमिकों व शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों की सहायता से किया जाता है। इसमें मशीनरी का उपयोग भी किया जाता है, साथ में श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। वहीं पर बृहद उद्योगों में अगर हम देखें तो कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, साथ में विकसित प्रौद्योगिकी यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ती है। चलिए अब हम देखेंगे, आगे चलते हैं। तैयार माल को या तो स्वयं उपभोग करते हैं या फिर बाजारों में भेज दिया जाता है। कुटीर उद्योग में जो माल तैयार होता है उसका या तो स्वयं ही उपभोग कर लिया जाता है या आसपास भेज देते हैं। इन उद्योगों को पूंजी अधिक प्रभावित नहीं करती है। जैसे
ज्यादा पूंजी नहीं है तो भी इन उद्योगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है एवं अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा ही निर्मित होते हैं। इनका व्यापारिक महत्व कम होता है, अधिकतर सामान जो है वो स्थानीय लोग ही खरीद लेते हैं और स्थानीय लोग ही इन्हें निर्मित करते हैं। लघु उद्योग में तैयार माल को बाहर शहरों में बेचा जाता है। लघु उद्योग में जब माल तैयार किया जाता है उसको आसपास के शहरों में भेज दिया जाता है। यह उद्योग कम पूंजी की आवश्यकता होती है। लघु उद्योग में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है। इस उद्योग में शक्ति साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है तथा रोजगार के अवसर भी अधिक होते हैं। अगर पूछा जाए कि किस उद्योग में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं तो लघु उद्योग उसका आंसर होगा। बृहद उद्योग में तैयार माल शहरी बाजारों में बेचा जाता है, साथ में इसे निर्यात भी कर दिया जाता है। बृहद उद्योग में बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं बनाई जाती हैं। जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं उन्हें शहरी बाजारों के साथ साथ कभी कभी विदेशों को भी निर्यात किया जाता है। इन उद्योगों में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर है बृहद उद्योगों में आधुनिक शक्ति के साधन तथा कुशल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। शक्ति के साधन जो है वो आधुनिक हो और इसमें प्रौद्योगिकी भी कुशल होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। आकार के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण कीजिए। कुटीर एवं लघु उद्योगों में अंतर बताइए। लघु उद्योग और बृहद उद्योग में अंतर बताइए। कुटीर उद्योग की विशेषताएं बताइए। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि लघु उद्योग की विशेषताएं बताइए, बृहद उद्योग की विशेषताएं बताइए। इस तरह से इस एक आंसर से कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक कॉमन आंसर है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कच्चे माल पर आधारित उद्योग को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा खनिज आधारित उद्योग और तीसरा है रसायन आधारित उद्योग, चौथा है वनों पर आधारित उद्योग और पांचवा है पशु पर आधारित उद्योग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृषि आधारित उद्योग। खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रिया द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में बेचा जाता है। जैसे शक्कर का उद्योग, खेतों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है और आसपास ही फैक्ट्री लगाकर शक्कर का उत्पादन किया जाता है। कृषि से कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों का निर्माण भी किया जाता है और डिब्बाबंदी का उद्योग भी, बिजनेस भी किया जाता है। जैसे कि खाद्य से मलाई का उत्पादन करना, डिब्बाबंद फलों से खाद तैयार करना आदि इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अब है खनिज आधारित उद्योग। इन उद्योगों में खनिजों के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लोह अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग। दूसरा है कुछ उद्योग अधात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे सीमेंट उद्योग। जहां कहीं भी लोहे का खनिज होता है, लोहे को निकाला जाता है खोदकर, वहीं आसपास लोहा इस्पात उद्योग तैयार किया जाता है। जैसे जमशेदपुर है, जमशेदपुर में छोटे नागपुर के पठार से ही कच्चे माल को मंगाया जाता है। दूसरा है सीमेंट उद्योग, जो कि अधात्विक खनिजों पर आधारित है। अगला पॉइंट है हमारा रसायन आधारित उद्योग। रसायन आधारित उद्योग में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग किया जाता है, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग का उपयोग। ठीक है। असम में डिगबोई से पेट्रो रसायन उद्योग को बढ़ावा मिला है। और दूसरी तरफ हम देखें कि कुछ रसायन उद्योग लकड़ी एवं कोयले से भी चलते हैं और अन्य हैं प्लास्टिक आदि के उद्योग। वनों पर आधारित उद्योग। वनों से प्राप्त कई मुख्य एवं गौण उपज कच्चे माल के रूप से प्राप्त होती हैं, जैसे फर्नीचर के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस एवं घास आदि की आवश्यकता होती है। पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग में चमड़ा एवं ऊन जो है हमें पशुओं से ही प्राप्त होता है। चमड़े से कई चीजें बनती हैं, जैसे बेल्ट बनते हैं, जूते बनते हैं और ऊनी वस्त्र के लिए भी पशुओं की ही आवश्यकता होती है। चलिए आगे हम चलते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है। पहले है सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में सरकार के
अधीन ये उद्योग होते हैं और भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन है। अगला है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योग निजी क्षेत्रों में ही हैं। उसके बाद है संयुक्त उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा एवं निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों द्वारा होता है। सार्वजनिक उद्योग में बहुत सारे हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग में हम देखें भिलाई उद्योग जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। निजी क्षेत्र की बात करें तो जमशेदपुर का टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। चलिए अब हम परंपरागत उद्योग की बात कर लेते हैं। परंपरागत उद्योग बहुत सारे हैं, जैसे जर्मनी का कोयला उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग एवं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि कौन सा एक कथन असत्य है। हुगली नदी के सहारे जूट कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित है। बिल्कुल सत्य है। हुगली नदी के किनारे जूट के कारखाने भी हैं और यहाँ सस्ती जल विद्युत मिल जाती है। दूसरा है चीनी वस्त्र उद्योग वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। चीनी वस्त्र उद्योग जो है वह आधारभूत उद्योग है। तीसरा हम देखते हैं खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के साधन के विकास में उद्योग की अवस्थिति कारक के रूप में कोयला शक्ति के महत्व को कम कर दिया है। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। चौथा है पत्तन नगरों में भारत ने उद्योग को आकर्षित किया है। यह भी सही है। तो हमारा जो गलत आंसर है ये है चीनी वस्त्र उद्योग एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। स्वच्छंद उद्योग की विशेषता है कि इनसे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक है, इनमें उत्पादन की मात्रा भी कम होती है और श्रमिकों की आवश्यकता भी अधिक नहीं होती, जबकि चीनी एवं सूती वस्त्रों में अधिक पूंजी की भी आवश्यकता है। इनसे प्रदूषण भी होता है क्योंकि वस्त्रों की रंगाई धुलाई छपाई में कई तरह के रसायन निकलते हैं जिससे कि प्रदूषण भी होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड चीनी वस्त्र उद्योग। ठीक है, एवं वनस्पति तेल स्वच्छंद उद्योग के उदाहरण हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। पहला ही पॉइंट जो है इसका आंसर है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्ति और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों सम्मिलित होते हैं और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो कुटीर उद्योग जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग लघु उद्योग, ये भी किसी अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल के तैयार नहीं करते, बट आधारभूत उद्योग जो है ये सारे उद्योग का आधार होता है और ये अन्य उद्योगों के लिए भी कच्चे माल का उत्पादन करते हैं। स्वच्छंद उद्योग भी इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आधारभूत उद्योग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक जोड़ी सही मेल खाती है, बताइए। स्वचालित वाहन लॉस एंजल्स, ये भी गलत है। पोत निर्माण उद्योग लुसाका, ये भी गलत है। वायुयान उद्योग या वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस, ये भी गलत है। लोहा इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग। चलिए अब हम देखेंगे कि प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। इनमें वे क्रियाकलाप आते हैं जो सीधे पर्यावरण से जुड़े होते हैं, जैसे कृषि जो है वो सीधे पर्यावरण से जुड़ी होती है, जबकि द्वितीय क्रियाकलापों में वे उत्पाद के गुणों को रूप में परिवर्तित करके उन्हें अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाया जाता है। ठीक है, द्वितीय क्रियाकलापों में प्राथमिक उत्पादों के गुणों में रूप परिवर्तन करके उन्हें अधिक मूल्यवान बनाया जाता है, जैसे
प्राथमिक क्रियाकलाप में खेती की जाती है, लेकिन द्वितीय क्रियाकलाप में खेती से प्राप्त गेहूं को पैक बनकर उनकी कीमत बढ़ाकर मार्केट में बेचा जाता है। प्राथमिक क्रियाकलाप में प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का उपभोग बिना किसी बदलाव के द्वारा किया जाता है, जबकि द्वितीय क्रियाकलाप में यंत्रों व मशीनों का प्रयोग करके उत्पादों को परिवर्तित करके उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए भेजा जाता है। वहीं पर हम देखें कि प्राथमिक तीसरा पॉइंट है, इसमें आखेट, भोजन, पशु चारण, मछली पकड़ना आदि, खनन आदि कार्यों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि द्वितीय गतिविधियों में छोटे व घरेलू उद्योग से लेकर बड़े बड़े कारखाने औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं। ठीक है, अर्थात द्वितीय क्रियाकलापों में जो प्राथमिक क्रियाकलापों से प्राप्त कोई भी चीज है उनको तैयार करने के लिए, उनका रूप परिवर्तित करने के लिए बड़े बड़े कारखाने व औद्योगिक इकाइयां तैयार स्थापित की गई हैं। फिर है प्राथमिक गतिविधियों के अधिकतर निवासी आदिम सामाजिक जीवन जी रहे हैं, जबकि द्वितीय गतिविधियों के निवासी उच्च जनसंख्या वाले विकसित अथवा विकासशील क्षेत्र होते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा।